नहीं आता। क्या कर लोगी? क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। नहीं आता मैं तुम्हारे। अरे सुनो तो कनिका, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज मेरा भरोसा करो कनिका, मैंने अपनी मम्मी और बहन को नहीं बुलाया था यहाँ। जब मैंने नहीं बुलाया, आपने नहीं बुलाया, तो आपकी माँ और बहन को किसने बुलाया था जो हमारी पार्टी में ऐसे मुंह उठा कर आ गई? तुम्हारी माँ और बहन की वजह से कितनी बेइज्जती हो गई आज मेरे मायके वालों के सामने, क्योंकि तुम्हारी माँ और बहन को तो ना ही रहने का तौर तरीका आता है और ना ही कपड़े पहनने का ढंग है। बस ऐसे ही मुंह उठा कर आ गई वो हमारी पार्टी में। कनिका प्लीज मेरा भरोसा करो, जब तुमने हमारी पार्टी में मेरी माँ और बहन को बुलाने से मुझे मना कर दिया था तो मैंने उन्हें फोन नहीं किया था। प्लीज कनिका थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि माँ और अनीता बाजू वाले ही कमरे में है। अगर वो ये सब सुनेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। क्या मतलब बुरा लगेगा? अरे लगे तो लगे। अरे उन्हें जब हमने अपने पार्टी में बुलाया ही नहीं तो वो कैसे मुंह उठा कर आ गए? और उन्हें शर्म भी नहीं आई कि सब मेरे रिश्तेदार जो मुझे इतना बड़ा बड़ा उपहार दे रहे थे और तुम्हारी माँ, अरे तुम्हारी माँ एक चांदी की अंगूठी लेकर पहुंच गई सामने। और रंजीत तुम तो मेरे मायके वालों का स्टैंडर्ड जानते हो ना। अरे सब कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई बड़ी नौकरी में है, अरे कोई भी ऐसे फटीचर हालत में नहीं है मेरे मायके में। वो तो शुक्र करो रंजीत कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, इसलिए मैंने पापा को मनाकर तुमसे शादी कर ली, वरना रिश्तों की लाइन लगी थी हमारे घर। प्लीज कनिका ट्रस्ट मी, मैंने नहीं बुलाया था। ऐसे स्टेज में सामने आकर खड़ी हो गई तुम्हारी माँ और बहन। अरे मुझे तो ना तुम्हारी माँ और बहनों को अपने मायके वालों से मिलवाने में कितनी शर्म आ रही थी। मेरे फैमिली में सब कितने हाई स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन आज तुम्हारी वजह से रहने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम अभी कमरे से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सुनो रंजीत, यदि तुम अपनी माँ और बहन के पास जा रहे हो तो उनसे एक बार पूछ जरूर लेना उन्हें किसने बुलाया था इस पार्टी में। रंजीत एक और बात सुन लो आज तुम मेरी, मैंने सिर्फ तुम्हें पसंद किया है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अब तुम्हारे परिवार के या तुम्हारे किसी भी रिश्तेदारों से ना मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे मैं ही प्यार में अंधी हो गई थी जिस रंजीत को पसंद कर लिया मैंने तो रंजीत की माँ और बहन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग भी कभी हमारे गले पड़ सकती हैं। अनीता तुम्हारा भाई शहर आकर कितना बड़ा आदमी बन गया है। हाँ माँ, भैया बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। माँ बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए, वो घर में इतने कामकाज थे ना माँ कि व्यस्तता के चलते मैं आप लोगों को फोन करना ही भूल गया था। हाँ भैया बहुत बड़ी पार्टी दी है आपने भाभी के जन्मदिन की। हाँ बेटा वही तो कहा मैंने अनीता से कि तेरा भाई व्यस्तता के चलते भूल गया होगा। तेरे मामा ने फोन किया था हमें और कहा कि जल्दी पहुंचना है, इसीलिए तो जल्दी जल्दी में मैं कुछ ले भी नहीं पाई बेटा बहू के लिए। बस घर में चांदी की एक अंगूठी रखी हुई थी, बस वही ले आई। लगता है बहू को अंगूठी पसंद नहीं आई बेटा। कोई बात नहीं माँ, आप लोग आ गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। अरे अनीता तुझे क्या हुआ, और बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? भैया माँ ने भाभी को वो चांदी की अंगूठी बहुत ही प्यार और आशीर्वाद के साथ दिया था, लेकिन भाभी ने कितना अपमान करते हुए सबके सामने वो अंगूठी फेंक दी। कम से कम भैया अगर भाभी माँ को सम्मान नहीं दे सकती तो अपमानित भी तो ना करे ना। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि आप वहाँ चुपचाप खड़े रहे, लेकिन भाभी को आपने कुछ नहीं कहा। अरे अनीता अब तक तो वो बात लेकर बैठी है। भाई वो मेरी बहू है और वो तो सास से कुछ बड़ी चीजों की उम्मीद की होगी ना, लेकिन मैं जल्दबाजी में चांदी की अंगूठी लेकर आई, इसलिए वो अपनी सास पर गुस्सा दिखा रही थी। अनीता तुम बेकार में बातों को मत बढ़ाओ। माँ सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, भाभी ने ये भी तो कहा कि इन गाँव के गवारों को जरा भी शर्म नहीं है। अरे गाँव से मुंह उठाकर हमारी पार्टी खराब करने आ गए, बताइए क्या ये छोटी सी बात है माँ? अच्छा तो यहाँ भाई की बहन भाई से भाभी की चुगली कर रही है। भाभी मैं आपकी कोई चुगली नहीं कर रही हूँ, आपने जो सबके सामने हम लोगों की बेइज्जती की है ना, बस उसी बारे में बात कर रही हूँ। अरे बेइज्जती ना करूँ तो क्या आरती उतारूं? अरे तुम दोनों की औकात नहीं थी हमारी पार्टी में आने की, आ गई भिखारी जैसा मुंह लेकर, करवा दी ना सबके सामने हमारी बेइज्जती। भाभी जरा तमीज से बात कीजिए, हम भी ना कोई सड़क पर भीख नहीं मांगते हैं, आराम से गाँव में अपनी मेहनत करके कमाते खाते हैं, आपसे पैसे मांगने तो नहीं आते ना हम यहाँ। प्लीज कनिका बात को खत्म करो ना। अरे मैं बात को खत्म करूँ रंजीत? अरे इनकी औकात क्या है जो ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं मेरे घर में खड़े होकर। जाने दो बेटा अनीता, शांत रहो तुम, कुछ मत कहो बहू से। चलो कनिका अपने कमरे में चलो। अच्छा तुम्हारी माँ और बहन इनकी औकात नहीं है कि ये मेरी चुगली करे और तुम चुपचाप यहाँ मेरी चुगली सुन रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है कनिका, प्लीज चलो चलो कमरे में। माँ मैं अभी आता हूँ। माँ भैया का बदला हुआ रूप देखा आपने? आपको याद है ना माँ, भैया पहले क्या कहा करते थे? आपसे कहा करते थे कि माँ आपने पूरी जिंदगी बहुत काम किया है, मेरी नौकरी जब लग जाएगी ना तो मैं आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। यही वो भाई है माँ जो नौकरी लगने से पहले आपसे कहा करता था कि माँ मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। आपने पूरी जिंदगी इतने कष्ट झेले हैं, लेकिन अब आपका बेटा आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। लेकिन माँ देखा ना आपने, अरे कष्टों को दूर करने की बात तो दूर रही माँ, भाभी आपका इतना अपमान करती रही, लेकिन भैया कुछ नहीं बोल पाए। भैया ने मुझसे भी तो कितने सारे वादे किए थे ना माँ, कहा था तुझे जितनी भी पढ़ाई करनी हो दिल खोल कर करना। मुझे तो माँ ने बड़ी कठिनाइयों की हालत में पढ़ाया था, लेकिन तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। बेटा तू जितना इस बारे में सोचेगी उतना ही अपने आप को कष्ट पहुंचाएगी। कष्ट तो ऐसे भी हो रहा है माँ। माँ जब भैया ने अपनी पसंद से भाभी से शादी कर ली, उसके बाद हमने मेरी फीस के लिए भैया से पैसे मांगे, तो भैया ने मना तो नहीं किया माँ, लेकिन भैया ने फीस भी नहीं भिजवाई। किस तरह से हम एक एक पैसा जोड़कर मेरी फीस भर रहे हैं माँ, ये तो हम दोनों ही जानते हैं। माँ सामने चलिए, रमेश मामा जी आए हैं। चल बेटा आते हैं हम, चलिए माँ। अरे रमेश भैया। चलिए दीदी मैं आपको लेने आया हूँ। अरे नहीं भाई, एक दो दिन यहीं रुक जाते हैं, फिर वापस गांव लौट जाएंगे। ये क्या बात हुई दीदी, अब आपका भाई भी तो इसी शहर में रहता है ना, तो क्या आप अपने भाई भाभी के पास एक दिन नहीं रुक सकते हैं? रंजीत बेटा मैं अनीता और अपनी बहन को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है मामा जी। रंजीत यहाँ हो बेटा। जी मामा जी।
रंजीत, बहू कनिका ने सबके सामने तुम्हारी माँ का कितना अपमान किया और उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि कनिका को तुम्हारी माँ से माफी मांगनी चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मैं सबके सामने कनिका से कुछ नहीं कह सकता और शायद कभी कुछ कह भी नहीं सकता माँ। अगर मैं कनिका को सबके सामने और उसके मायके वालों के सामने कुछ कहता ना माँ, तो कल को हमारी घर गृहस्थी में कलह शुरू हो जाती और मैं कभी गलती से कुछ बोल भी देता ना, तो इस बात को लेकर कनिका ना जाने मुझसे कितना लड़ाई झगड़ा करती माँ। इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ। लेकिन बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था माँ। भैया, आपकी ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप भाभी से कुछ नहीं कह सकते हैं? माना कि वो आपकी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके माता पिता से कुछ भी कहेगी। भैया, भाभी अपने पेरेंट्स के लिए भी तो ना आपसे रिस्पेक्ट की उम्मीद करती है, लेकिन आपके पेरेंट्स को भाभी कभी रिस्पेक्ट नहीं देती है। क्या ये चीज आपको दिखाई नहीं देती है भैया? एक बात बताइए भैया, क्या आप भाभी के माता पिता से इस तरह से बात कर सकते हैं कभी, जिस तरह से भाभी ने माँ से बात की है? क्यों भैया, क्या आपके पास कोई जवाब नहीं है? ओह, तो मुझे अब समझ में आया भैया, लगता है भाभी ने ही ना मुझे और माँ को पार्टी में बुलाने से मना कर दिया था, इसलिए तो आपने हमें फोन नहीं किया। वो तो मामा जी की जिद के कारण हम दोनों यहाँ चले आए। माँ, आप अनीता को समझाओ ना, वो मेरी बात को समझने की कोशिश तो करे। मैं कनिका से कुछ नहीं कह सकता हूँ माँ। ये बात तो आपको भी पता है ना माँ कि मुझे नौकरी कनिका के पिताजी की वजह से मिली है। उन्होंने ही मेरी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। मैं कनिका के पिताजी के एहसानों के तले दबा हूँ माँ। यदि मैं उसके माता पिता के लिए कुछ भी कहता हूँ या कनिका के खिलाफ कोई भी बात करता हूँ, तो हमेशा कनिका नाराज होती है माँ, और वो मुझे नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दे देती है। मुझे यहाँ सिर्फ कनिका के हिसाब से चलना पड़ता है माँ। वाह भैया, क्या खूब कहा आपने। भाभी के पिताजी ने आपकी नौकरी लगवाई है, लेकिन माँ ने आपको जितनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया उसका कोई मोल नहीं है। एक बात बताइए भैया आप मुझे, यदि माँ ने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया ना होता तो क्या आपकी नौकरी लग गई होती? अरे कितने अरमानों के साथ एक एक रुपए जोड़कर माँ ने आपको पढ़ाया था भैया, और माँ की मेहनत की वजह से आपको डिग्री मिल पाई भैया, और आपको नौकरी ना डिग्री के बलबूते पर मिली है, ना कि भाभी के पिता की सिफारिश के बलबूते पर। आज भाभी के पापा की वजह से या उनकी सिफारिश की वजह से आपको नौकरी मिल गई तो आप उनके एहसानों के तले दब गए, पर माँ ने जो आपके लिए इतना कुछ किया उसका कोई एहसान नहीं है भैया। वाह भैया वाह, आपने तो कभी माँ का एहसान नहीं माना भैया, लेकिन ना मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं हमेशा अपनी माँ को सम्मान दूंगी और कभी उनका अपमान नहीं होने दूंगी। माँ चलिए यहाँ से, हम भाई भाभी के घर में नहीं रुक सकते हैं। जहाँ पर भाई अपने घर में पूरे हक के साथ अपनी माँ को नहीं रख सकता है, उस घर में हमें नहीं रखना है माँ। ऐसे घर में हमारा कोई अधिकार नहीं है। हाँ अनीता बेटा, तुम अपने भाई से उम्र में छोटी जरूर हो, लेकिन बहुत समझदार हो। चलो बहन, मेरे घर चलो तुम। मैं चाहकर भी अपनी माँ और बहन को नहीं रोकना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इस घर में उन्हें अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, और मैं भी ज्यादा देर अपनी माँ और बहन के साथ समय बिताऊंगा तो कनिका को बुरा लगने लगेगा, और ये इसी बात को लेकर घर में रोज कलेश करेगी। उससे तो अच्छा है कि माँ और बहन दोनों मामा के घर ससम्मान रहे। ये क्या रंजीत, तुम इधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एक तो घर में इतना काम पड़ा हुआ है। मेरे पापा अपने कमरे में कब से पानी पानी आवाज लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने उन्हें पानी नहीं दिया। जाइए पापा को पानी देकर आइए। ठीक है, मैं अभी पापा जी को पानी दे देता हूँ। और सुनिए, पानी जरा गर्म करके ले जाइएगा। वो पार्टी में आइसक्रीम वगैरह खाने की वजह से पापा के गले में दर्द हो रहा है। ठीक है कनिका। इस तरह धीरे धीरे पूरे 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बेचारा रंजीत वो अपनी माँ और बहन को बहुत याद करता है। रंजीत को मालूम था कि एक दिन बाद उसकी माँ और बहन दोनों गांव लौट जाएंगी, इसलिए उसने सोचा कि एक बार कनिका से वो परमिशन लेकर सिर्फ एक दिन के लिए अपनी माँ और बहन को अपने पास बुला ले। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इतनी छींक क्यों आ रही है मम्मी? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है माँ तो मैं आ जाती हूँ ना। और वैसे आप भाभी को कब बुला रही हैं उनके मायके से? उन्हें गए पूरे 4 दिन हो गया, अब बुलाइए ना उन्हें। हाँ बेटा, कल ही तो आने वाली है तेरी भाभी। रंजीत, क्या आपको ऑफिस नहीं जाना है? तैयार क्यों नहीं हुए अब तक? अरे नहीं माँ। अच्छा ठीक है माँ, मैं भी फोन रखती हूँ, फिर मैं करती हूँ ना आपको दोपहर में फ्री होकर। हाँ ठीक है बेटा। क्या हुआ रंजीत, तुम्हारा ऐसा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कनिका, माँ और अनीता कल गाँव वापस लौट जाएंगे। मैं एक दिन उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। क्या मैं उन्हें यहाँ बुला लूँ? रंजीत, अगर तुम्हें उन्हें बुलाना ही है ना तो बुला लो, लेकिन देखो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। हाँ ठीक है कनिका, सब कुछ मैं देख लूंगा। बेचारा रंजीत, जैसे ही कनिका हाँ बोलती है, रंजीत की तो जैसे खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। रंजीत तुरंत अपने मामा जी के घर पहुंचता है। रंजीत के मामा जी इसी शहर में रहते हैं और वो अब बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। माँ। रंजीत बेटा, मुझे मालूम था तू जरूर आएगा। हाँ माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, लेकिन मेरी मजबूरियों को प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। माँ, एक दिन आप लोग मेरे पास चलकर रह लीजिए ना। नहीं बेटा, बेकार में ही बहू को बुरा लगेगा। हम लोग इधर ही ठीक है, वैसे भी हम कल गाँव चले जाएंगे। नहीं माँ, बस एक दिन रह लीजिए आप मेरे साथ। और अब कनिका कुछ नहीं कहेगी माँ, उसका दिमाग शांत हो गया है। प्लीज माँ चलिए ना। नहीं भैया, ये मगरमच्छ के आंसू बंद कीजिए आप, और हम नहीं आने वाले हैं आपके साथ। प्लीज अनीता, मेरी मजबूरी को समझो। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ अनीता, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। कनिका के सामने मैं कुछ नहीं कह सकता। प्लीज एक दिन चलकर मेरे साथ रह लो तुम दोनों। हाँ बेटा, तू परेशान मत हो, चलेंगे हम तेरे साथ। चल बेटा अनीता, एक दिन रह लेते हैं तेरे भाई के साथ भी। अब तेरी भाभी बुरी है तो क्या तू अपने भाई को भूल जाएगी? तू चाहे माँ पर कितने भी सितम कर ले बेटा, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए ही धड़कता है। रंजीत की माँ बेटे के मुंह में पिघल जाती है और वो अपने बेटे के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अनीता के लाख मना करने के बावजूद अनीता की माँ नहीं रुकती है और वो फिर से अनीता को भी जबरदस्ती अपने साथ अपने बेटे के घर ले जाती है। जाओ बेटा, बेचारा रंजीत इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है। अनीता जी छोड़ दो बेटा, तुम्हारा भाई मजबूर है, कम से कम अपने भाई की मजबूरी को तो देखो। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के
के खातिर जा रही हूँ, भैया के खातिर नहीं। आप लोग बैठो माँ, मैं भी आप लोगों के लिए चाय बना कर लाता हूँ। रहने दीजिए भैया, आप क्यों हमारे लिए चाय बनाएंगे? आप माँ के साथ बैठिए, मैं अभी सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे समझ में आ गया है, भैया भाभी के डर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वरना बेचारे भैया दिल के बुरे नहीं हैं। लीजिए भैया, माँ गर्मा गर्म चाय पीजिए। और बताओ अनीता, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और आगे आगे का क्या सोचा है तुमने? वैसे भैया मैं आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए सोच तो रही थी, लेकिन माँ अब इतने रुपए इकट्ठे नहीं कर पाती है जिससे मैं अपना फीस भर सकूं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वहीं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दूंगी। अरे अनीता, इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी नौकरी लग जाने के बाद तुम्हारी पढ़ाई के सारे खर्चे उठाऊंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो और अपने आगे की पढ़ाई जारी रखो। मैं तुम्हें कुछ रुपए तुम्हारे फीस के लिए भिजवाता रहूंगा, लेकिन प्लीज ये बात कभी अपने भाभी से मत कहना। अच्छा, आगे तुम्हारी माँ और बहन यहाँ भीख मांगने के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ एक काम करो, तुम दोनों माँ बेटी कटोरा लेकर ना सड़क के किनारे बैठ जाओ, अच्छे खासे रुपए मिल जाएंगे तुम्हें। यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं है, समझ में आया? निकल जाओ मेरे घर से। बस करो कनिका, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम इस तरह से मेरी माँ और बहन से बात नहीं कर सकती हो। रंजीत, तुम अपनी माँ और बहन के सामने ये मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? लगाओ मैं अभी अपने पापा को फोन। अगर मेरे पापा यहाँ आ गए और मैं उन्हें अगर सारी बात बता दी ना, तो एक मिनट भी मुझे यहाँ नहीं रखेंगे और तुम्हें नौकरी से निकलवाने के लिए एक मिनट की भी देरी नहीं करेंगे। फिर देखती हूँ तुम ये अपनी बेचारी माँ और बहन की मदद कैसे करते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अपनी माँ और बहन के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अब मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मुझे समझ में आया भैया कि आप भाभी से इतना डरते क्यों हैं। देखो मेरी बहन, मैं तुम्हें ज्यादा रुपए तो नहीं भिजवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी के रुपए तुम्हारी भाभी अपने हाथ में लेती है और उसी में से जो मुझे मेरे खर्चे के लिए देती है, उसी रुपयों में से मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए थोड़े थोड़े रुपए भिजाते रहूंगा। वो भी सब कुछ चोरी छुपे। मेरी बहन, मुझे माफ कर देना, तेरा भाई बहुत मजबूर है। ठीक है भैया, हम लोग आज ही गाँव लौट रहे हैं। जाइए जाइए, आप जाकर भाभी को मना लीजिए। रंजीत की माँ और बहन को सब कुछ समझ में आ गया था कि रंजीत कितना मजबूर है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो दोनों चुपचाप गांव लौट जाते हैं। और इधर रंजीत भी 3-4 महीनों तक लगातार अपनी बहन को चुपके रुपए भिजवाते रहता है। लेकिन एक दिन कहीं से कनिका को पता चल जाता है कि रंजीत गांव में अपनी बहन को रुपए भिजा रहा है, तो फिर से कनिका रंजीत के साथ बहुत तमाशा करती है। और अब तो रंजीत के हाथ में वो खर्चे के लिए भी रुपए देना बंद कर चुकी थी, इसलिए बेचारा रंजीत अपनी बहन को गांव रुपए नहीं भिजवा पा रहा था। अब मैं क्या करूं? भैया ने कब रुपए भिजवाना भी बंद कर दिया है, अब मैं अपनी फीस कैसे जुटाऊं? अरे अनीता, क्या हुआ बेटा? आज तू कॉलेज नहीं जा रही है क्या? नहीं माँ। लेकिन क्यों बेटा? तू तो बोल रही थी कि अब परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर कॉलेज क्यों नहीं जा रही? कोई तो बात है बेटा, अपनी माँ से मत छुपाओ। मम्मी, आजकल तो भैया रुपए भेज ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही हूँ। और मम्मी, यदि मैंने कॉलेज की फीस नहीं भरी तो मुझे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। समझ नहीं आ रहा है बेटा, मैं क्या करूं? अब तो कोई जेवर भी नहीं बचे मेरे पास जिसे बेचकर मैं तुम्हारी फीस भर सकूं। मम्मी, मैं ये सोच रही थी ये पढ़ाई यहीं रोक करना, मुझे कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन बेटा, जब तेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तो तुझे नौकरी कैसे लगेगी? मम्मी, जरूरी नहीं है कि मुझे नौकरी लगेगी तभी मैं रुपए कमाऊंगी, उससे पहले भी तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है ना जिसमें मैं काम करके रुपए कमा सकती हूँ। हाँ नीता, मुझे लगता है ना तुम्हें सिलाई का काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ रोशनी, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन बेटा हमारी सिलाई मशीन तो टूट गई है ना। चाची जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर रखी है सिलाई की मशीन, और वैसे भी मैं भी परीक्षाओं के कारण तो कपड़ों की सिलाई कर नहीं रही हूँ, तो अनीता ही कर लेगी इसमें सिलाई। ठीक है अनीता, मुझे तो कॉलेज जाना है, यदि तुझे सिलाई करनी हो तो तुम सिलाई मशीन ले आ सकती हो, मैं मम्मी को बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच रोशनी। लेकिन बेटा फिर तेरी पढ़ाई? हाँ माँ, सब हो जाएगा। अरे मुझे तो पहले से ही सिलाई आती है, यदि मैं सिलाई करके कुछ रुपए कमा लूंगी तो घर खर्च आराम से निकल जाएगा। इस तरह से अनीता ने सिलाई का काम शुरू कर दिया था, और इस काम में उसकी सहेली रश्मि उसकी बहुत मदद करती थी। रश्मि कॉलेज में जाकर सबको बताई थी कि अब अनीता घर में सूट और ब्लाउज की सिलाई करती है। वाकई अनीता बहुत ही सुंदर कपड़ों की डिजाइन बनाती थी और बहुत ही साफ सिलाई करती थी। इस वजह से धीरे धीरे लोग जुड़ते ही गए और अब तो अनीता का सिलाई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा था। चलो, मैंने आज तो सबके ऑर्डर पूरे कर दिए हैं, आज तो मुझे अच्छे खासे रुपए मिलेंगे। अनीता, तुमने मेरे कपड़ों की सिलाई कर दी है? हाँ रिद्धि माँ। अनीता, तुमने जो अभी खुशी के लिए ड्रेस बनाई थी वो ड्रेस तो बहुत ही सुंदर थी, सब लोगों ने कॉलेज में बहुत पसंद किया, और मम्मी ने भी वो ड्रेस देखा था, इसलिए मम्मी चाह रही थी कि वैसा ड्रेस तुम मेरी और मेरी बहन के लिए भी बना दो, और कॉलेज से भी बहुत सारी लड़कियां आने वाली है तुम्हारे पास कपड़े सिलवाने। थैंक यू रिद्धि माँ। सिलाई से तो अच्छे खासे रुपए आने लगे हैं मुझे, अब तो मैं इतने रुपए से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं पढ़ाई करूंगी तो मुझे सिलाई का समय कब मिलेगा? अगर थोड़े पैसे और आ जाए तो मैं यही गाँव में अपना एक बुटीक डाल लूंगी। देखो अनीता बेटा, तुम्हारे मामा जी तुमसे मिलने आए हैं। नमस्ते मामा जी। खुश रहो बेटा। वो दीदी ने बताया कि तुम्हारा सिलाई का काम बहुत अच्छा चल रहा है और तुम काफी फैंसी ड्रेस बनाती हो। जी मामा जी। बेटा अनीता, गांव में इतनी मेहनत के अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि तुम दीदी के साथ शहर चलो, वहीं मैं तुम्हारे लिए एक दुकान लगा दूंगा, और तुम वहाँ एक लड़की अपने साथ रख लेना जो तो सिलाई में तुम्हारी मदद करे। यदि काम अच्छा रहा बेटा तो फिर इस सिलाई के काम को और बड़े रूप में चालू कर लेना तुम। हाँ बेटा अनीता, तुम्हारे मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह अनीता अपने मामा की बात मान लेती है और वो अपनी माँ को लेकर शहर चले जाती है, और अनीता के मामा जी उसे एक नया सिलाई सेंटर खुलवा कर देते हैं जिसमें अनीता अपने साथ एक लड़की को अपनी मदद
ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा अनीता। वैसे अनीता, तुम्हारी अच्छी खासी दुकान चल रही है, ऑर्डर भी तुम्हें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अनीता, मैंने शहर में एक बहुत बड़ा शोरूम खरीदा है, अब आज के बाद तुम्हारा बुटीक वही लगेगा। क्या मामा जी, शोरूम? लेकिन इतने रुपए हम चुकाएंगे कैसे? अनीता बेटा, रुपए अभी मैं चुका देता हूँ। अरे नहीं मामा जी, वैसे तो हम लोगों ने आपको कितना परेशान किया है, आपने ना जाने कितने रुपए हम पर खर्च कर दिए हैं। अरे ठीक है ना बेटा, जब तुम ज्यादा रुपए कमाने लगोगी तो मुझे रुपए लौटा देना। इस तरह से अनीता का बुटीक बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है और अब तो अनीता खुद एक बहुत बड़े शोरूम की मालकिन बन चुकी थी। लेकिन वही अनीता के भाई रंजीत और भाभी कनिका हर दिन किसी न किसी बात पर लड़ते ही रहते हैं। अब तो मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया। अरे तुमने मुझसे बिना पूछे, मुझसे छुपा छुपा कर अपनी माँ और बहन को रुपए भिजवाते रहे। कनिका प्लीज यार बस करो, मैंने तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली ना कि हाँ मैंने अपनी माँ और बहन को रुपए भिजवाए थे, लेकिन अब तो नहीं भिजवा रहा हूँ ना। उसी बात को लेकर तुम रोज मुझसे लड़ाई करती हो। सुकून नाम की चीज ही नहीं है जिंदगी में। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने में क्यों सुकून आएगा? मैं तो कहती हूँ, अरे जिसके साथ रहने में आपको सुकून आए ना, आप उसके साथ रहिए, छोड़ दीजिए मुझे। मेरे पापा ने मुझे कितना मना किया था कि मैं तुमसे शादी ना करूं, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं तुम्हारे लिए ऐसी मरी जा रही थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ना कि तुम मुझसे ज्यादा अपनी माँ और बहन से प्यार करते हो, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। हाँ मम्मी। बेटा कनिका, तुम्हारे भाई की शादी की डेट इसी महीने की निकली है, 28 तारीख की शादी है। ओ माय गॉड मम्मी, शॉपिंग के लिए मुझे कितना कम समय मिला है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं वहीं आ जाती हूँ और इनसे भी कह दूंगी मैं कि ऑफिस से लौटते वक्त ये वहीं आकर खाना खा ले। सुन लिया ना आपने, भाई की शादी इसी महीने की निकली है। देखिए रंजीत, शादी के लिए बहुत कम समय मिला है, कितनी सारी तैयारियां करनी है, शॉपिंग करना है, इसलिए ना जब तक भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मम्मी के घर पर रहूंगी। इसलिए शाम को ऑफिस से आने के बाद आपको वहीं आना है, ओके? यार लेकिन इतने दिन मैंने जो कह दिया चुपचाप मान लीजिए, लेकिन किंतु परंतु मत लगाइए, वरना आप जानते ही हो यदि मुझे गुस्सा आ गया तो क्या होगा। रंजीत अपने भाई की शादी की तैयारियों में इतनी मस्त हो जाती है कि वो रंजीत के बारे में तो भूल ही जाती है कि उसने खाना खाया है या नहीं, या वो घर आया है या नहीं। यही वो समय था जब रंजीत को बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा था। रंजीत बार बार अपनी माँ और बहन के साथ हुए अपमान के बारे में ही सोचता रहता है। कनिका ने जितनी बार भी रंजीत और उसके परिवार वालों का अपमान किया था, ये सारी बात रंजीत के दिमाग में घूमने लगती है। अब तो रंजीत धीरे धीरे कनिका से नफरत करने लगता है और रंजीत के दिल से ये नौकरी चले जाने का डर भी खत्म होने लगता है। जब मैंने इनसे कहा था कि ऑफिस के बाद यहीं आ जाना, तो ये अब तक आए क्यों नहीं है? ये आजकल कैसे हो गए हैं, जब तक मेरी 4 बात नहीं सुनते हैं ना, इनको भी अच्छा नहीं लगता है। अरे कनिका क्या हुआ बेटा? देखिए ना मम्मी, जब मैंने इनसे कहा था कि आप ऑफिस के बाद यहीं आ जाना, लेकिन पूरे 2 दिन हो गए, अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रहे हैं यहाँ आकर। अच्छा तू दामाद जी को फोन कर ले बेटा, हो सकता है वो भूल गए होंगे। ऐसे कैसे भूल गए होंगे? लगाती हूँ अभी मैं उन्हें फोन। हेलो, कहाँ रह गए आप? ये क्या तरीका है रंजीत, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने क्या कहा था तुमसे कि ऑफिस छूटने के बाद सीधे मेरी मम्मी के घर आना है तुम्हें। नहीं आता, क्या कर लोगी? क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। नहीं आता मैं, तुम्हारे भाई की शादी में नहीं आता मैं। अब अच्छे से सुनाई दिया तुम्हें? ये क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरह से जवाब दे रहे हो? हाँ नहीं आता, जो बनता है वो कर लेना, समझी? अरे पूरी जिंदगी मैं तुम्हारी धमकियां ही सुनते रहा, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। तुम मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी देती हो ना, तो कान खोल कर सुन लो, मैं खुद ये नौकरी को छोड़ रहा हूँ। तुम अपने पापा से जाकर कह देना कि अब मैं उनका गुलाम नहीं हूँ। अरे मैं लात मारता हूँ इस नौकरी को, जहाँ मुझे बात बात पर सिर्फ धमकी सुनने को मिलती है। मेहनत मजदूरी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारे और तुम्हारे पापा के एहसानों के तले बिल्कुल नहीं दबूंगा। और कनिका, अब तुम चुपचाप फोन रख दो, जब तुम्हारे भाई की शादी खत्म हो जाएगी ना तब वापस आ जाना। बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करना। जीना हराम कर दिया है इसने मेरा। बाप रे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने अभी अभी रंजीत से बात की है। रंजीत ने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की है। खैर शादी निपट जाने दो, फिर घर जाके उनका मजा चखाती हूँ। इस तरह धीरे धीरे पूरे 10 दिन निकल जाते हैं और कनिका के भाई की शादी भी हो जाती है। लेकिन रंजीत कनिका के भाई की शादी में नहीं आता है और शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब कनिका वापस अपने घर जाती है। रंजीत, रंजीत! कनिका, अगर तुम्हें कोई जरूरी बात करना हो तो जल्दी करो, वरना फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो रंजीत। बिल्कुल सही कहा कनिका तुमने, सच में मैं अपनी औकात भूल गया था। शायद अपनी औकात से ज्यादा ही आगे निकल गया था मैं, लेकिन अब मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है। इसलिए तो मैंने तुम्हारे पापा की कंपनी छोड़कर अपने बलबूते पर, अपनी डिग्री के बलबूते पर एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली है। अब मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे तलवों के नीचे नहीं दबने वाला हूँ। ये क्या बात हुई? तुम छोटी सी नौकरी करोगे? अरे तुम्हें मेरे मम्मी पापा की रेपुटेशन की परवाह है या नहीं? उसकी परवाह मैं क्यों करूँ? अरे मैं नौकरी कर रहा हूँ, चोरी नहीं जो मैं किसी की रेपुटेशन के बारे में सोचूं। लेकिन रंजीत, तुम्हारी छोटी सी नौकरी से ना मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तुम मेरी पत्नी हो, इस हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी कर सकूं। तुम अपनी इस छोटी सी नौकरी से मेरे 1 हफ्ते का भी खर्चा नहीं उठा सकते। खैर यदि तुम्हें करना है तो कर लो, मेरे खर्चे उठाने के लिए तो मेरे मम्मी पापा बैठे हैं। मुझे तुम्हारी छोटी सी नौकरी की सैलरी चाहिए भी नहीं। ओके, मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। अपने पति के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बात सुनकर कनिका तो जैसे हैरान ही रह गई थी और वो रंजीत के ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ को फोन लगाकर सारी बात बताती है। ये सब क्या हो रहा है बेटा हमारे साथ? उधर रंजीत बाबू बदल गए हैं,
देखना बेटा, तेरे पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे भाई के नाम पर कर दी थी, और तेरी भाभी ने क्या किया, तेरे भाई को अपने प्रेम जाल में फंसा कर अरे धोखे से हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। उसके बाद ही तेरे भाई से तेरी भाभी ने शादी की है बेटा। ये बात हमें अब जाकर मालूम हुई है, और तेरा भाई भी तेरी भाभी का पूरा साथ दे रहा है बेटा। और तेरी भाभी हमसे कहती है कि वो हमसे पाई पाई का हिसाब लेगी, इसलिए हमें माफ कर देना बेटा। हम रुपए पैसे में अब तेरी मदद नहीं कर सकते हैं बेटा। ये सारी बात सुनने के बाद जैसे कनिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये सब सुनने के बाद कनिका के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। अब तो कनिका यही सोच सोच कर परेशान थी कि उसके ऐशो आराम और उसके सारे खर्चे ये सारे तो उसके मायके वाले उठाया करते थे, लेकिन अब उसके मायके से ये सारी सहायता तो उसे नहीं मिल पाएगी। अब वो बेचारी क्या करेगी, यही सोच सोच कर वो रोती रहती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। रंजीत, अरे कनिका, अपने घमंड और गुरूर का चोला कहाँ उतार दिया है तुमने? तुम पर ये सादगी सूट नहीं करती। प्लीज रंजीत, तुम्हें तो सारी बात मालूम है ना, फिर भी इस तरह से तुम मुझे ताने क्यों दे रहे हो? मैं तो पहले से ही कितनी परेशान हूँ। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता था कनिका कि समय बहुत बलवान है। पूरे 3 महीने हो गए, मुझे भी ऑफिस से सैलरी नहीं मिली है। अब तो घर में राशन के भी पैसे नहीं बचे हैं। मुझे लगता है कनिका तुम्हें भी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देना चाहिए। हाँ जी, आपको तो मालूम है मुझे फैशन डिजाइनिंग का शुरू से बहुत शौक रहा है, इसलिए मैंने सोचा है जी हमारे शहर में जो नया शोरूम खुला है, अरे क्या नाम है उसका, हाँ अनीता फैशन डिजाइनिंग, वहीं पर जॉब की वैकेंसी है। आज वहीं जा रही हूँ मैं इंटरव्यू देने। यदि वहाँ मेरी जॉब लग गई तो हम दोनों कमाएंगे। मेरी सहेली है ना रीता, वो भी तो वहीं जॉब करती है जी। अच्छा ठीक है। कनिका बिल्कुल अनजान थी कि वो जिस शोरूम पर इंटरव्यू देने जा रही है वो किसी और का शोरूम नहीं बल्कि उसकी खुद की सगी ननद अनीता का शोरूम है। देखा जी आपने, कितना बड़ा शोरूम है ये तो। हाँ कनिका, मैं इस शोरूम को ही देखने आया हूँ, क्योंकि शोरूम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था कि ये शोरूम किसी गांव की लड़की ने खोला है। एक बहुत ही कम उम्र लड़की ने कड़ी मेहनत करके गांव से शहर तक का सफर तय किया है। हाँ जी, मैं तो बस देखते ही रह गई, कितना बड़ा शोरूम है ये। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है मैम से मिलने की? सर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे मेल के थ्रू यहाँ बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। ओह सॉरी मैम, अनीता मैम तो नहीं है, लेकिन हाँ अंदर उनकी मदर है, आप उनसे मिल सकते हैं। अनीता मैम भी 5 मिनट में आती होगी। ओके थैंक यू सर। सर आप बाहर वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं। ओके थैंक यू। अंदर जैसे ही कनिका बॉस की कुर्सी पर अपनी सास को देखती है, वो हक्का बक्का रह जाती है और अपने पति रंजीत को जोर से चीख कर बुलाती है, रंजीत। सर लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, अंदर मेरी पत्नी आवाज लगा रही है, प्लीज आप मुझे अंदर जाने दीजिए। ओके सर, आप मेरे साथ अंदर चल सकते हैं। क्या हुआ मैडम, आप ऐसे चीख क्यों रही है? सर अनीता मैम। यस मैम, अनीता मैम की मदर हैं। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे चौंक क्यों रहे हो? माँ आप यहाँ? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या प्रॉब्लम हो गई? मैम कनिका मैम यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं। ओके तुम बाहर वेट करो। अनीता मेरी बहन, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये हकीकत है या सपना? सच में ये शोरूम तुम्हारा है? नहीं भैया, मेरा नहीं, मेरी माँ का शोरूम है ये। अनीता मेरी बहन, ये सब देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ भैया, लेकिन मेरी इस तरक्की में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, और सबसे ज्यादा हाथ तो भाभी का है। ये तुम क्या बोल रही हो अनीता, मेरा क्या हाथ है? भाभी, यदि आपने भैया को रुपए भेजने से मना नहीं किया होता तो मेरी पढ़ाई नहीं छूटती, और पढ़ाई नहीं छूटती तो मैं कहाँ से ये सिलाई और फैशन डिजाइनिंग का काम कर पाती। इसलिए सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारा ही है। थैंक यू वेरी मच जो तुमने मुझे इतना परेशान किया। मम्मी जी, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। एक तो मेरे मम्मी पापा की भी प्रॉपर्टी धोखे से मेरी भाभी ने हड़प ली, और इनकी भी इतनी छोटी सी नौकरी है कि इनकी नौकरी के रुपये से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है मम्मी जी। अब आप लोगों के पास रुपए पैसों की तो कोई कमी नहीं है, और आपके बेटे बहू इतने परेशान है मम्मी जी, तो प्लीज हमारी कुछ मदद कीजिए। अरे यार मम्मी देखो ना, रुपए देखे नहीं कि भिखारी कटोरा लेकर पहले ही पहुंच गए। ये कोई पैसे बांटने की जगह नहीं, ये मेरा शोरूम है, निकल जाओ तुम यहाँ से। ये सब जो तुमने किया है ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब इसे मजे से भुगतिए, क्योंकि हम तो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हाँ मेरी बहन, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी मदद करो, क्योंकि हमें हमारी करनी का फल तो मिलना ही चाहिए। बेटा अनीता, एक पल के लिए अपनी भाभी को तो छोड़ ही दो, लेकिन अपने भाई के बारे में सोचो। तुम्हारे भाई ने तो हमेशा हमारा भला ही चाहा है। नहीं माँ, आप लोग हमारी कोई मदद नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि आज जो भी परिस्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ कनिका की वजह से है। जब हमारे पास पैसा था तब क्या किया था कनिका ने? अरे मुझे आप लोगों की मदद करने नहीं देती थी वो कभी भी। कनिका, तुमने हमेशा मेरा और मेरे परिवार वालों का अपमान ही किया है। अब यही तुम्हारे लिए सजा है कि मेरे पास जितना है जैसा है उसी में तुम्हें एडजस्ट करना होगा। चलो कनिका। बेटा एक बार कम से कम अपने भाई के लिए तो सोचो। भैया रुक जाइए। नहीं बहन, जाने दो हमें, और हमें हमारे कर्मों का फल भुगतने दो। अनीता, मैं तुमसे रुपए नहीं मांग रही हूँ, बस अपने इस शोरूम में मुझे जॉब पर रख लो, ठीक है? भैया भाभी, आप लोगों को कहीं और जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे ही शोरूम में जॉब कीजिए और हम सब साथ में ही रहेंगे। वैसे भी मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली? आज भाभी का गुरूर टूटकर चूर-चूर हो गया, इससे बड़ी सजा उनके लिए और क्या होगी? अनीता अपनी माँ के कहने पर अपने भैया और भाभी को माफ कर देती है, और अब वो लोग साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कनिका भी सुधरने की पूरी कोशिश करती है। तो देख लिया ना दोस्तों,